अस्सलाम वालेकुम। अहमदाद सुमरो, शहबाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया है या माजरा कोई और है? शहबाज शरीफ के सऊदी अरब में होते हुए पीछे एक बड़ा फैसला कर लिया गया और फैसला हुआ इसहाक डार साहब होंगे डिप्टी वज़ीर आज़म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसहाक डार साहब को क्यों डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है, क्या ज़रूरत थी, क्या तकाजा था, और फिर हर बड़ा ओहदा इसहाक डार साहब के लिए ही क्यों, इसके पीछे राज क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ख़तरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ऐलान कर लिया है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, मगर कैसे और कब ऐलान करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर वो जो मसाइल हैं लोगों के, अवाम के, अमन अमान का मसला, गली मोहल्ले का मसला, गंदम नहीं खरीदी जा रही वो मसला, पानी का मसला, उस पर भी जो बात होगी। लेकिन आज एक अनोखी वारदात जो लाहौर में हुई है उस पर हम बात करेंगे। ये सिलसिला जो है वो अपना अनोखी वारदातों का कुछ दिनों से चल रहा है, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी रावलपिंडी, कभी पेशावर। तो क्या हुआ है ऐसा कुछ लाहौर में, उस पर भी डिटेल के साथ और तफसील के साथ बात करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाकों के मसाइल जो हैं, जो शहरी मसाइल हैं, सिविक मसाइल, उस पर हमें आगाह करें, राब्ता करें हमारे ईमेल एड्रेस पर, ट्विटर अकाउंट पर, या फिर फेसबुक पर। और फेसबुक में इनबॉक्स आप कर सकते हैं, ट्विटर पर इनबॉक्स कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। तो आगे चलकर आपको ईमेल और ये सारी जो ज़राए हैं, यानी ट्विटर, ईमेल और फेसबुक, वो आपको अपना मेंशन कर दिए जाएंगे। तो अभी जो कल हम रो पीट रहे थे भाई कि किसान गंदम लुट गए, बारिशों की फोरकास्ट है पंजाब में, सिंध में किसान से गंदम कोई नहीं ख़रीद रहा, पंजाब में गंदम कोई नहीं ख़रीद रहा, हुकूमत कह रही है कि जी हम क्या करें, निगरान तबाही फेर कर चले गए। तो कल तो ये डिस्कशन चल रही थी, तो अचानक पता चला कि जी वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया कि गंदम जो है वो ख़रीदी जाएगी हर सूरत। और फिर एक और बड़ी खबर आ गई, और वो ये कि इसहाक डार साहब होंगे डिप्टी वज़ीर आज़म। अब आईनी पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में नहीं है डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा। एक मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म की, और परवेज़ इलाही साहब बने थे, और वो उस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म बने थे जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया था पीपल्स पार्टी की, यूसुफ गिलानी की हुकूमत का। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रोज़ाना ललकारे मारती थी, आंखें दिखाती थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन से बैठ कर कहते कि 24 घंटे हैं, हम ये फैसला कर लो वरना हम हुकूमत से बाहर हो जाएंगे। ब्लैकमेलिंग उरूज पर होती थी। और फिर पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी साहब के उस बयान के बावजूद, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये कातिल लीग है मुस्लिम लीग काफ, उसके बावजूद अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनको काफ लीग का सहारा लेना पड़ा था। फिर काफ लीग यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो ख़त लिखा था, उसमें परवेज़ इलाही साहब का जिक्र था और दूसरों का भी जिक्र था कि ज़िम्मेदार होंगे परवेज़ मुशर्रफ और दूसरे। लेकिन बहरहाल आसिफ जरदारी साहब को मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ जो कातिल लीग थी डील करनी पड़ी, और डील में डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया था परवेज़ इलाही साहब को। अब उस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही को बनाना साफ नज़र आ रहा था कि भाई हुकूमत जा रही थी, जरदारी साहब मरता क्या ना करता वाली सूरत हाल में थे, उन्होंने बना दिया परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म। और फिर हुकूमत उनकी चलती रही, फिर इस्लाहात और जो भी वो करना चाहते थे उन्होंने किया, और 13 तक उन्होंने असम्बली की मुद्दत पूरी करवाई। और पाकिस्तान की तारीख की पहली असम्बली थी, उससे पहले 2002 से 8 तक जो एक डिक्टेटर, फौजी डिक्टेटर की साए में वो असम्बली ने मुद्दत पूरी की थी। लेकिन सिविलियन असम्बली जिसको हम कह सकते हैं, वो 2008 से 13 तक थी पहली जिसने अपनी मुद्दत कंप्लीट की थी। और उसके बाद फिर इलेक्शन होता है और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है। नवाज शरीफ साहब एक भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। तो उस वक्त तो समझ आ रहा था कि परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया, क्योंकि वरना हुकूमत चली जाती। लेकिन अब ये जो घर के अंदर से डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया मुस्लिम लीग नून, इस वक्त इस हुकूमत को ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का सहारा है, पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली लेकिन हुकूमत को वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी के ऊपर आज भी मुस्लिम लीग नून का प्रेशर है कि आप वजारतें लें, और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर पार्टी के अंदर से प्रेशर है कि हमें वजारतें लेनी चाहिए, हम ऐसे ही हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वाली सूरत हाल बन जाएगी। जब हम हुकूमत का हिस्सा हैं
तो फिर पावर लें, बदनामी लेनी है तो फिर कुछ अख्तियारात भी लें ना, अपने लोगों के काम भी कर रहे हैं। लेकिन बिलावल नहीं मान रहे। बिलावल भुट्टो बिल्कुल इस बात पर आमादा होने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जरदारी साहब की ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, आप सदर बन जाएं। हमने चेयरमैन सेनेट ले लिया, डिप्टी स्पीकर ले लिया, गवर्नर 2 सूबों के हमारे होंगे, हमने नहीं काबीना में शामिल होना। तो जब इत्तेहादी आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल रहे, वो कह रहे हैं कि जी बजट आपके हम पास करवा लेंगे, जो कवानीन होंगे उसमें अगर हमें लगेगा कि कवानीन कोई इस तरह के नहीं है तो वो हम आपको उसमें साथ दे देंगे, बाकी आपकी पॉलिसी आपने प्रायोरिटाइजेशन करनी जाकर करें, हम उस फैसले में शामिल नहीं होंगे। आपने अपना मंशूर नाफिज के ऊपर आपने अमल दरामद करना है, जाकर करें, हमें उससे दूर रखें। तो जब इत्तेहादी एक लम्हे के लिए प्रेशर नहीं डाल रहे, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ख़तरा कोई नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाएगी, तो फिर ये डिप्टी वज़ीर आज़म का जो एक गैर आइनी ओहदा है, वो भी एक सेनेटर को, वो क्यों? सवाल है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार ये क्या मसला है। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा बने, पहले वज़ीर ख़जाना का उनका शौक़ था, नहीं बने, वज़ीर ख़ारजा बन गया। वज़ीर ख़ारजा बन के उन्होंने कहा मैं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसका चेयरमैन मैं बनूंगा, सरबराह मैं बनूंगा। हलाला मची के यार इस तरह ना करें, वो नहीं बने। तो फिर उन्होंने प्रेशर डालकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर वो बन गए मुश्तरका मफादात कौंसिल के मेंबर। वज़ीर आज़म के पास अख्तियार होता है किसी भी एक वफाकी वज़ीर को मेंबर बना दे। उसमें उमूमन प्रैक्टिस ये है कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल में वज़ीर ख़जाना होते हैं मेंबर, क्योंकि ज़्यादातर इशूज़ होते हैं फाइनेंस के होते हैं, या बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी का वज़ीर होता है, वो होता है। तो ये पहली बार हुआ कि वज़ीर ख़ारजा जो ख़ारजी महाज पर इतने मसरूफ़ होते कि उनको बाल खुजाने की फ़ुर्सत नहीं होती, उन्होंने कहा कि नहीं, ये टोपी भी मेरे सर पहना है। हो गया, दे दिया, और कई चीज़ें उनके पास हैं। लेकिन अचानक कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थे, सऊदी के सरमायाकारी के वज़ीर के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, ये होगा, वो होगा, मिलकर चलेंगे। और उस दौरान अचानक एक नोटिफिकेशन आ गया, और कामरान अली अफजल साहब जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जी वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के ऊपर सेनेटर इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म तैनात किया जाता है, घोषित किया गया। जनाब ऐलान कर दिया गया कि जी डिप्टी वज़ीर आज़म। क्या मजबूरी है? लोग सवाल करते हैं कि भाई ये सारे ओहदे घर में क्यों? एक ट्वीट आया किसी का, बल्कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ एक फैमिली, और डिप्टी वज़ीर आज़म समधी इसहाक डार साहब। तो आखिर इतनी मजबूरी क्या है? अब इसको लोग तरह तरह के रंग दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब इत्तेहादी ब्लैकमेल नहीं कर रहे तो फिर ख़ानदान के अंदर से प्रेशर क्यों आ रहा है? फिर उसके लिए कहा जा रहा है कि आज भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है। वो डिवाइड है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लॉबीज़ की। एक वो हैं जो नवाज शरीफ के अंदाज़े सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक वो हैं जो शहबाज शरीफ साहब के अंदाज़े सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर जो नवाज शरीफ के अंदाज़े सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ खुद हो या चाहे उनके दूसरे साथी हो, वो शहबाज शरीफ के ऊपर एक बहुत बड़ा चेक रखना चाहते हैं। कोई निगरान हो शहबाज शरीफ के ऊपर जो हुकूमत की निगरानी करे। इसी ख्वाहिश के मुताबिक, इसी हिकमत अमली के मुताबिक जो PDM और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी, अप्रैल 22 में बनी, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF के साथ डील की। IMF के साथ जब मुज़ाकरात शुरू किए डील के लिए, इसहाक डार साहब वहाँ सऊदी अरब अपना लंदन से बैठे हुए, रोज़ाना जिस दिन कोई मीटिंग होती थी तो उस दिन इसहाक डार किसी TV पर बैठ जाते थे डार साहब, और कहते थे कि नहीं, ये शराइत तुम्हें नहीं माननी चाहिए, अगर ये शराइत मानी गई तो मैं आकर इनको ख़त्म कर दूँगा। तो वो नाक की लकीरें निकाल के आते थे, इधर आकर इसहाक डार साहब जो है वो सारा को सारा यूँ ठोकर मार के सारी की कोशिशों को रागा कर देते थे। और अंजाम ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब के होते हुए तो IMF के साथ डील नहीं हो सकी। फिर इसहाक डार साहब आए, क्योंकि वो कहकर आए थे कि जो IMF की ये शराइत तो हमें नहीं माननी चाहिए, मैं नहीं मानूंगा। तो लिहाजा उन्होंने पहले IMF को दूसरी तरफ अपनी शराइत के ऊपर आमादा करने की कोशिश की, डिले हो गया, IMF नहीं माना, और फाइनली IMF
के साथ वही डील हुई जो मिफ्ता इस्माइल साहब चाहते थे। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, रुपया टके टोकरी हो गया, कारोबार इधर उधर हो गया। रोज़ाना पता चलता था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, और ऐसी खबरों की वजह से मईशत ख़राब हो गई, तबाह हो गई। लेकिन इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़जाना रहे, और फिर उसके बाद कहा गया कि जी इसहाक़ डार साहब को तो वज़ीर ख़जाना कोई नहीं मानेगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया कि वो नहीं मानेंगे, IMF के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात करने, डील करनी है। तो डार साहब ने कहा फिर मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया। अब डिप्टी वज़ीर आज़म, तो ये मुस्लिम लीग नून का जो लीडरशिप का ख़ानदान है, ये उसके अंदर जो मिसट्रस्ट है उसकी एक बड़ी निशानी है। वरना डिप्टी वज़ीर आज़म की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले कहा ना कि आसिफ जरदारी साहब ने तो ब्लैकमेल होके मजबूरी में किया था। आपको कौन सी मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन फिर होता ये है कि इस तरह के इक़दाम से इनके जो मुखालिफ हैं, जो प्रोपेगेंडा करने के बहुत एक्सपर्ट हैं, इमरान खान साहब, उनको मौका मिल जाता है। वो कहते हैं मैं नहीं कहता खानदान फैमिली इंटरप्राइजेज़ है, ये शरीफ ख़ानदान, ये भुट्टो ख़ानदान, सारे ओहदे उनके अपने पास हैं जी, ये सब कुछ अपने पास रखते हैं। देखें जी इसहाक़ डार साहब को फिर लेकर आ गए समधी को। तो ये मुखालफों को मौका देते हैं, और नौजवान नस्ल जो है वो इस तरह के तर्ज़ सियासत से वैसे इनवाइड हो रही है, ऊपर से प्रोपेगेंडा। तो भाई ऐसी मजबूरी क्या है कि आपने डार साहब को बना दिया डिप्टी? क्यों? सवाल है ये। और जवाब ये है जो मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि जी ये निगरानी करनी है, फैसले जो होंगे नवाज शरीफ साहब जो करेंगे वो इसहाक़ डार साहब इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है ना, इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म के अख्तियारात कम किए जा रहे हैं, या ये कि वज़ीर आज़म को के ख़िलाफ़ घर के अंदर से कू हो गया है। तख्ता वज़ीर आज़म साहब का एक तरह से उलटा गया है। वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर आज़म नहीं भी होंगे। ये एक नई शक्ल जो है वो सामने आई है। नवाज शरीफ साहब वैसे भी अब मुतहरिक होने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की सरबराही वो लेने जा रहे हैं कुछ दिनों में। अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया कल कि जी 9 मई को पेशावर से हम हिकमत अमली का ऐलान करेंगे आइंदा कि हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे तहरीक चलानी है, क्या करनी है, लेकिन हुकूमत को रहने हम नहीं देंगे। एक तरफ इमरान खान, एक तरफ मौलाना फजल रहमान, एक तरफ ये वाले मामला। तो अब शहबाज शरीफ क्या करें? कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब कितने मजबूत, कितने तगड़े वज़ीर आज़म है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब वो घर से ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर कमज़ोर होंगे, फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वो करेंगे। उनको पता है कि मुझे तो घर से भी उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो मेरे घर के ऊपर निगरान लगा दिया गया है। जिस तरह आप छोटे बच्चे को भेजते हैं ना कि जी उसके पीछे एक बड़े बच्चे को भेज देते हैं साथ कि यार तू जाना, ज़रा देखना है, इसका ख्याल रखना। तो डार साहब को कहा जाए तुमने ख्याल रखना है शहबाज शरीफ सही काम करता है या नहीं करता। तो बहरहाल अब ये हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदामंद होगी, नुकसानदेह होगी, हमें नहीं पता, मुस्लिम लीग नून जाने, उनका काम जाने। अच्छा जी, अब एक और जो चीज़ जो मसाइल के ऊपर है, कल एक ख़बर आई, अनोखी ख़बर थी कि शादरा का इलाका है, 25 नंबर स्टॉप, निजी अस्पताल, एक पूरा गैंग आता है मोटरसाइकिलों पे सवार। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, 3 मोटरसाइकिलों पर सवार लड़के, लग रहा है, अच्छा नकाब ओढ़ा हुआ है लेकिन लग रहा है कि यंग लड़के आते हैं। एक खातून और एक मर्द खड़ा होता है, उनके पास आते हैं, बंदूक के ज़ोर पर उनको अंदर ले जाते हैं। वो कुछ छोटा सा गली मोहल्ले में प्राइवेट अस्पताल नहीं होते, वो अस्पताल है, उसके अंदर जाते हैं, डकैती करते हैं, सारा मरीज़ों को लूटते हैं, अस्पताल के अमले को लूटते हैं, वहाँ जो मरीज़ों का खाना होता है वो तक खा लेते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। लोग इंटीमेट करते हैं, बताते हैं ले मोहल्ला पुलिस को, पुलिस नहीं आती शादरा की, वो लूट कर चले जाते हैं। फिर वही गैंग लाहौर के एक और इलाके में जाकर डकैती करता है। इसी तरह की, ये किसी ज़माने में इसी तरह के गैंग्स आते थे, लेकिन अब ये जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है बदतर होती जा रही है। 2 रोज़ पहले कराची में 2 डाकू डकैती कर रहे थे खातून से, और उनको अहले मोहल्ला ने पकड़ लिया और फिर उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनको आग भी लगाई। बहरहाल ज़ख्मी हालत में पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, उनसे पिस्टल वगैरह बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए। ये अमन-ओ-अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है दिन ब दिन। उस पर एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ कि जो लंबा निगरान सेटअप था ना, उसने पट्टा बिठा दिया है सिस्टम का बिल्कुल। गंदम की कहानी आपके सामने है, अगले व्लॉग में फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। क्या हशर किया गंदम वाले मामले का। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी उनकी प्रायोरिटी थी नहीं। 1 साल पंजाब में निगरान सेटअप रहा है,
6 महीने सिंध में और इस्लामाबाद में निगरान सेटअप रहा है। ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारियाँ वो नहीं थी उस तरह जिस तरह वो अदा करते। तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है। आपके इलाके में कोई भी ऐसी चीज़ है, आपके इलाके में कोई शहरी मसाइल है, आप हमें मेरे इस अपना ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपके इश्यूज़ हैं, और फिर फेसबुक पर आप इनबॉक्स करके डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं अपने मसाइल। अपना नंबर वहाँ छोड़ दें तो मैं आपके मसाइल, या ईमेल कर सकते हैं तो आपके मसाइल आपसे पूछकर और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।